सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आज के दिन के बाजार को, क्योंकि बाजार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपनीज की बात तो फिर कभी कर लेंगे। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो निफ्टी आज के दिन 400 पॉइंट से भी ज़्यादा की फॉल हमें दिखाती हुई नजर आ रही है। अगर परसेंट वाइज देखें तो 1.84% का फॉल हमें निफ्टी 50 में देखने को मिल रहा है। अब निफ्टी में अच्छी खासी फॉल तो आई है, बट ये फॉल कुछ भी नहीं है अगर निफ्टी के इंडाइसेस से कंपैरिजन करें तो निफ्टी के अदर इंडाइसेस को देखोगे लाइक निफ्टी नेक्स्ट 50, तो वहाँ पर आपको 3.2% का फॉल दिखेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इंडेक्स जनरली इतना नहीं गिरता। और इतना अगर इंडेक्स गिरा है तो आप समझ सकते हो कि उस इंडेक्स में जितनी भी कंपनीज़ हैं उसका हालात कैसा होगा। और उसके अलावा दोस्तों निफ्टी 100 भी 2% नीचे, निफ्टी 200, 500 सभी 2-2.5% नीचे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप का हालात अगर देखें तो और भी खराब है। निफ्टी मिड कैप 50 में 2.61% का फॉल, मिड कैप 100 में 3% से ज़्यादा का फॉल, स्मॉल कैप 100 में लगभग 3.5% का फॉल। उसके अलावा मिड कैप 150 की बात करें, स्मॉल कैप 50 की बात करें, 250 की बात करें तो सभी में 3-4% की फॉल तो ईजिली आपको देखने को मिल रही है। अब सेक्टर की बात कर लेते हैं कि कौन सा सेक्टर आज के दिन मार्केट को थोड़ा सा बचा रखा है, तो वो है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। अब फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का अच्छा खासा वेटेज तो नहीं बोल सकते, बट हाँ बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर, आईटी सेक्टर के बाद एक फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है जिसको मार्केट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानती है। और उसमें आज के दिन जो गिरावट हुई है वो 1% से कम हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। क्योंकि अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो वहाँ पर 1% की फॉल है, निफ्टी ऑटो में करीब 4% की फॉल, एफएमसीजी में 2.5% की फॉल, आईटी में तो 4.5% के आसपास की फॉल। तो मामला आज के दिन अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें। अब ऐसे में आपका पोर्टफोलियो ग्रीन हो, इसकी पॉसिबिलिटीज़ तो ज़ीरो ही बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे मार्केट में पोर्टफोलियो कभी भी ग्रीन नहीं होती, अच्छा खासा पिटी भी होती है। अब ऐसे मार्केट के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है वो भी जानेंगे, बट आज के दिन जो मार्केट में क्रैश आई है उस क्रैश की वजह से 8.2 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है इन्वेस्टर्स को, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर आप बोल सकते हैं। और पिछले कुछ टाइम में ये जो सारे डेटा हैं 8.2 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 7 लाख करोड़, ये डेली बेसिस पे हमें सुनने को मिल जा रहे हैं। क्योंकि डेली बेसिस पे मार्केट कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस तो कर नहीं रही है, बट कुछ खास अच्छा खासा गिरावट ज़रूर दिखा रही है। सो देखो दोस्तों, ये सारी जो चीज़ें आज के दिन घटी हैं इसके पीछे का क्या रीज़न है, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो देखो आर्टिकल में मेंशन किया गया है 5 की रीजंस हैं जो कि आज के दिन की गिरावट का क्रेडिट लेंगे, बट उसको अगर अच्छी तरह से फिल्टर आउट करें तो 2 से 3 रीज़न ही आपको मिलेगी जो कि कंप्लीट इस गिरावट के क्रेडिट ले सकती हैं। तो उसमें सबसे पहला न्यूज़ है यूएस मार्केट का काफ़ी शार्प करेक्शन दिखाना। अब लास्ट ट्रेडिंग डे यूएस मार्केट की बात करें तो नैस्डैक कंपोजिट्स हमें 2.8% गिरता हुआ दिखा, S&P 500 1.6% गिरता हुआ दिखा, डो जोन्स हमें 193 पॉइंट की गिरावट दिखाती हुई नजर आई। अब इसके पीछे का सबसे पहला रीज़न है सबसे बड़ी कंपनी के खराब अर्निंग्स का आना, जिसका नाम है दोस्तों एनवीडिया। अब लास्ट ट्रेडिंग डे एनवीडिया के परफॉर्मेंस की बात करें तो उसमें गिरावट हमें 8.48 लाख करोड़ नहीं 8.48% का देखने को मिला। अब देखो एनवीडिया बहुत बड़ी कंपनी है, लाइक यूएस की टॉप 3 जो कंपनी है उसके मार्केट कैप को अगर जोड़ दोगे तो इंडिया के जीडीपी से भी वो ऊपर निकलेगा। और वो टॉप 3 कंपनी की जो मैं बात बोल रहा हूँ उसमें एक कंपनी एनवीडिया भी है। और इतनी बड़ी कंपनी जब इतना भयंकर गिरावट दिखाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट खराब परफॉर्म करेगा। इसको इंडियन मार्केट में भी रिलेट कर सकते हैं आप। एचडीएफसी बैंक को गिरा दो अगले दिन 8%, ऑब्वियस सी बात है पूरा मार्केट को ले डूबेगी वो। रिलायंस को गिरा दो आप, पूरे मार्केट को ले डूबेगी। अडानी को गिरा दो, पूरे मार्केट को ले डूबेगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो अक्सर होती है बड़ी कंपनी का गिरना, मतलब मार्केट का गिरना, क्योंकि बड़ी कंपनी एक बड़ा मार्केट ले रखी है और वो अगर गिरती हैं तो उसको बिल्कुल भी अच्छा साइन की तरह नहीं देखा जाता। ओवरऑल पूरे सेंटिमेंट्स को वो ख़राब कर देती है। तो एनवीडिया के ख़राब अर्निंग्स लास्ट ट्रेडिंग डे एनवीडिया को ले डूबे और उस वजह से पूरा अमेरिकन मार्केट भी डूब गया। तो ये था पहला रीज़न जो कि आज के दिन इम्प्लीमेंट हुआ है हमारे मार्केट में भी। और दूसरा रीज़न दोस्तों ये है कि यूएस ने कंफर्म कर दिया है। क्या चीज़ कंफर्म किया है भाई? टैरिफ ऑन मैक्सिको एंड कनाडा। बीच में उन्होंने पॉज किया था, बट अब उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि वो अगले वीक से टैरिफ लगाने वाले हैं मैक्सिको और कनाडा के ऊपर, जो कि 25% का रहने वाला है। अब उन्होंने ये भी बताया है कि एडिशनल वो 10% का टैरिफ लगाएंगे, किनके ऊपर? चाइना के ऊपर। अब टैरिफ का जो सीन चल रहा है पिछले कुछ टाइम से डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, ये कहीं ना कहीं मार्केट को डिस्टर्ब जरूर कर रही थी, बट
ज़्यादा डिस्टर्ब तब कर रही थी जब क्लैरिटी नहीं आ रहा था। टैरिफ लगाना तो सिंपल सा लगाओ, डराओ मत। अगर डराओगे आप तो मार्केट वॉलेटाइल रहेगी, मार्केट गिरेगी। बट अब लग गया तो इस वजह से मार्केट गिर गई। अब इसी चीज़ को देखते हुए मार्केट एक हफ्ता और रिएक्ट कर सकती है मान लो, बट लंबे टाइम तक इस बेसिस पे रिएक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट करना। तो ये था दूसरे रीज़न को, जो कि आज के दिन गिरावट का आप मेन क्रेडिट दे सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों डिसअपॉइंटिंग यूएस डेटा। अब यूएस डेटा हमें देखने को मिला, यूएस डेटा मतलब यूएस का इकोनॉमिक डेटा, जो कि क्लियर कट हमें एक स्लोडाउन दिखा रहा है, मोमेंटम वीक दिखा रहा है। टैरिफ के बढ़ने की वजह से बोल सकते हैं प्राइजेस एक्सपेंसिव हो जाएंगे, जिस वजह से अल्टीमेटली क्या है कि और भी स्लोडाउन हमें देखने को मिल सकती है। स्पेंडिंग पावर हमें वीक होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक पॉइंट है जिस वजह से यूएस गिरा और हमारे मार्केट को लीड हुआ। तो मेन वही तीन रीज़न थे। और बाकी एफआईएस की सेलिंग तो हम रेगुलर बेसिस पे सुन रहे हैं, इसको डिस्कस करना उतना ज़रूरी तो नहीं है। और फरवरी के मंथ में देखोगे तो एफआईएस 46,000 करोड़ की बिकवाली कर चुकी है, जो कि चलो ये तो रेगुलर बेसिस पे ही है, इसको हम क्या ही डिस्कस करें। तो दोस्तों ये सारे कुछ की रीजंस थे जो कि मार्केट का गिरने का एक प्रॉपर क्रेडिट लेते हैं। बट अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट अगर गिरी है तो मार्केट क्या यहाँ से रिकवर कर सकती है या फिर यहाँ से और गिर सकती है। तो दोस्तों एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है एक एनालिस्ट की तरफ से। उस आर्टिकल में काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं निफ्टी से रिलेटेड, मतलब निफ्टी को एनालिसिस करके कुछ डेटा उन्होंने पब्लिश किया है। वेल इसको गारंटी की तरह मत लेना, बट हाँ इस चीज़ को एजुकेशन पर्पज़ की तरह आप ले सकते हो। सो देखो अब निफ्टी ने जो गिरावट दिखाई है पिछले कुछ टाइम में, वो गिरावट इतना बड़ा है कि अगर पिछले 35 साल के रिकॉर्ड को देखोगे तो ये सेकंड हाईएस्ट गिरावट है पिछले 35 साल के इतिहास में इंडियन स्टॉक मार्केट का। मतलब मामला काफ़ी ख़राब है। और अभी रिसेंटली जो निफ्टी में गिरावट आई है, उस गिरावट की वजह से जुलाई नवंबर 1996 का जो रिकॉर्ड है उसको भी निफ्टी ने पीछे कर दिया भाई, लगातार 5-6 महीना गिर गए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि एनालिस्ट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। तो देखो अजीत मिश्रा जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं रिसर्च एट रेलिगर ब्रोकिंग का, ठीक है। अब उन्होंने बताया है कि फ़िलहाल उनका बिलीव ये है कि निफ्टी बोल सकते हैं इंटर नहीं कर रही है बियर मार्केट में। मतलब उनका स्टेटमेंट ये है कि अगर निफ्टी 20% तक गिर जाती है तो निफ्टी में आपको एक बियर मार्केट का माहौल देखने को मिलेगा। बट अभी के हिसाब से देखा जाए तो वो सिर्फ इसको करेक्शन ही बता रहे हैं और निफ्टी को मल्टीपल सपोर्ट मिल सकता है 22,000 के लेवल के आसपास। अभी 22,100 के आसपास है ना, बट उन्होंने बताया है कि 22,000 के लेवल के आसपास उनको सपोर्ट मिल सकता है। और उसको मान लो अगर वो ब्रीच कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, जो भी बोलो आप, तो फिर निफ्टी को 21,800 से लेकर 22,000 के रेंज के आसपास मल्टीपल सपोर्ट्स मिलने वाले हैं। मतलब देखा जाए तो अभी निफ्टी 15.5% गिर चुकी है। 20% गिरने के लिए ज़्यादा नहीं, 5.5% ही उसको गिरना है। बट उस 5.5% गिरावट में उसको बहुत सारे मल्टीपल सपोर्ट्स फाइंड करने हैं, और फाइंड नहीं करने हैं, उसको मिलने वाले हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि गिरावट के मोमेंटम आपको पहले की तरह देखने को ना मिले। और ये सारी चीज़ें कहना मेरा नहीं है, ये सारी चीज़ें कहना है अजीत मिश्रा का, जो कि एक एनालिस्ट है और उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। अब ये सारी चीज़ें होंगी नहीं होंगी उसका एक अलग सा वीडियो आपको देखना है तो वो आप मुझे कमेंट कर देना। बट फिलहाल जो अपडेट्स थी वो मैंने बता दिया। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ कंपनीज़ को। सो दोस्तों कुछ कंपनी के Q4 के अर्निंग्स हमें देखने को मिल चुके हैं, जिसमें पहली कंपनी है सनोफी इंडिया लिमिटेड, जिसके स्टैंड अलोन नंबर्स को अगर देखोगे तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 31% से ग्रो होता हुआ नजर आया है। पिछले साल कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 69.7 करोड़ था, जो कि बढ़कर 91.3 करोड़ तक जा चुका है। तो प्रॉफिट में ठीक ठाक ग्रोथ हमें दिख रही है। बट हम रेवेन्यू की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ हमें 9.7% की ग्रोथ दिखी है, जो कि बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कमाल का तो नहीं है अगर प्रॉफिट से कंपैरिजन करें। बट कंपनी ने साथ में 117 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से फाइनल डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट किया है। सो अगली कंपनी है स्कैफलर इंडिया लिमिटेड, जिसके नंबर्स भी आ चुके हैं Q4 के। अगर प्रॉफिट्स की बात करें तो 13.2% से इसका प्रॉफिट ग्रो हुआ। पिछले साल 209 करोड़ का था, इस बार 237 करोड़ प्रॉफिट आया है। रेवेन्यू में जंप हमें 14% की देखने को मिल रही है, मतलब दोनों में डबल डिजिट का ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। अब इस कंपनी ने भी डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है, जो कि कितना है 28 रुपये पर इक्विटी शेयर। और अगली कंपनी है दोस्तों की SB, जिसके भी Q4 के अर्निंग्स आ चुके हैं। इसके जो नेट प्रॉफिट थे वो 33.2% से ग्रो करते हुए नजर आए। पिछले साल 55 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, इस बार ये बढ़कर 73 करोड़ आ चुका है। और रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी 20% से ज़्यादा की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। पिछले साल 602 करोड़ का रेवेन्यू था, इस बार 726 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहा है। अब उसके अलावा दोस्तों अगर इसके डिविडेंड की बात करें
तो 4 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इसने भी फाइनल डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है। तो इन 3 कंपनी के रिजल्ट हमें देखने को मिल चुके हैं Q4 के। अब कौन सी कंपनी के शेयर होल्डर हैं वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। बट किसी भी कंपनी को लेकर बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ अपडेट्स थी, बाकी आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो चला लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।